वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव उपाध्याय आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स की क्लास लेके। आप लोग जानते हैं कि हमारे पिछले कुछ समय से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। इस कारण मौर्या सर ने ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है। सभी बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। लाइक भी करिए इसे। हम लोग आज लाइव का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसे। हम लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझते चलिए, बीच में क्लास छोड़िएगा नहीं, लगातार बने रहिए जब तक क्लास खत्म ना हो जाए और एक एक चीज़ को समझते चलिए। अगर आपको कोई समस्या भी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है, पहले इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब हमें वस्तुएं कब दिखाई देंगी, जब हमें हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ेगा। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ेगा। कहां से प्रकाश आएगा? किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वस्तु पर प्रकाश पड़ना है चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात वो प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक आना चाहिए। जब दोनों चीजें होंगी तब हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। यानी पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़े, फिर वो टकराकर हमारी आंखों तक आए, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अंधेरे कमरे में हम लोग, उजाले कमरे में भी अगर कोई वस्तु रखी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि उजाले कमरे में अगर जो वस्तु है उस पर प्रकाश जब पड़ता है तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर उजाले हुए कमरे में अगर लाइट जिसमें जल रही है उस कमरे में अगर बैठे हैं और अंधेरे वाली वस्तु को देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस पर प्रकाश ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर मान लो एक कमरे में है, दूसरे कमरे की वस्तु भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि दूसरे कमरे में भले उस पर प्रकाश पड़ रहा हो लेकिन वो प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पर। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, हर प्रकार की विकिरण ऊर्जा से हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जिस ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ बोलते हैं तरंग दैर्घ्य को, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम, एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7700। अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा बदलाव भी मिल सकता है, 4000 भी हो सकता है, 7800 भी हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सही। अगर ये रेंज की ऊर्जा हमारी आंख पर पड़ेगी तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। मतलब अगर कोई विकिरण ऊर्जा 3500 एंगस्ट्रॉम की अगर पड़ती है किसी वस्तु पर, वो हमारी आंखों पर पड़ती है टकराने के पश्चात, तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे ये मार्कर देखना, मार्कर है, इस पर अगर 3500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी अगर पड़े तो वो टकरा कर अगर हमारे आंख पर आ भी जाएगी तो भी हमारी आंखें इसे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि हमारी आंखें केवल 3900 से 7700 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्घ्य के लिए बनी है, उसी के लिए सेंसिबल है, उसी को सेंस कर सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है तो आपको आंसर देना है 3900 से 7700। अब प्रकाश के गुण देखते हैं। पहला गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, कभी तिरछी रेखा में नहीं चलता। देखा होगा आपने, अगर धूप में अगर हम लोग छाता लगा लेते हैं तो धूप से बच जाते हैं। अगर प्रकाश तिरछे चलता तो हम लोग धूप से नहीं बच पाते। दूसरा देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किसी भी माध्यम में चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती, कांच में भी चल सकती है, हर माध्यम में ये वेव्स चल सकती है। माध्यम नहीं है तो भी चल सकती है, यानी इसमें इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की
निर्वात अथवा वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब लाइट हमारी जब निर्वात मतलब वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई माध्यम उपस्थित ना हो। तो जब प्रकाश निर्वात में चलेगा जहां कोई माध्यम नहीं है, मतलब वायु भी ना हो, अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस स्पीड से लाइट चलती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। प्रकाश में और भी गुण होते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये सारी घटनाएं होती हैं प्रकाश में। इस पे हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखिए, प्रकाश की चाल वायु में होती है, जैसा कि हम बता चुके हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यूपी कैडेट में ये, लेकिन वहां पर ऑप्शन में आपको थोड़ा सा उलझा दिया गया था। सभी बच्चों ने देखा और 3 × 10⁸ दिखाई दिया, तुरंत यहाँ टिक लगा दिया, बट ये गलत है, क्योंकि तो यहाँ पर ये वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो वैल्यू बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 3 × 10⁸ है तो, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर भी ये ऑप्शन के दोनों मैच कर गए हैं, चलो ये भी गलत है। ये वाला देखते हैं, यहाँ देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू होती है सेंटीमीटर में बदला गया है इसे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻² का गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर ये सही, सेंटीमीटर में वैल्यू ये है। अगर मिलीमीटर में पूछता तो 10⁻³ से गुणा कर देते, तो 10⁻11 आ जाता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमने बताई थी 4000 एंगस्ट्रॉम, लगभग 3900 से 7700 है, 4000 मान सकते हैं इसे। तो 4000 अगर एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ वैल्यू मीटर में दी है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो एंगस्ट्रॉम और मीटर में कैसे बदलते हैं, 10⁻−10 से गुणा कर देते, तो 4 × यहाँ पर ये 10⁻³ बन गया, इंटू 10⁻−10, 4 × 10⁻−7 मीटर आ गया ये। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मीटर में भी आपको याद रखनी है, 4 × 10⁻−7 से 7.7 × 10⁻7। प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझते हैं हम लोग। प्रकाश के बारे में करीब 250-300 साल, 350 सालों से लगभग 1675 से विवाद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश की प्रकृति कण की प्रकृति है। तो 1675 में सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, प्रकाश छोटी छोटी कणों के रूप में चलता है। उन्हीं के समकालीन एक वैज्ञानिक थे 3 साल बाद, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि प्रकाश की प्रकृति कणिक प्रकृति है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आपको बताना है न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति है, ये किसने बताया, हाइगेंस। 150 सालों तक ये विवाद रहा। उसके बाद लगभग 150 सालों बाद कुछ और भी खोजें हुई, प्रकाश की विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण आया। उसके बाद सर अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने विवाद को खत्म किया। इन्होंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति दोनों प्रकार की है। तो इसलिए जब भी हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो डुअल नेचर पढ़ते हैं। डुअल नेचर मतलब दैत्य प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति जो होती है दैत्य प्रकृति होती है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है, कण की भी रखता है और तरंग की भी रखता है। तो प्रकाश की प्रकृति दैत्य प्रकृति होती है, दोनों प्रकार की प्रकृति रखती है। कभी कभी प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी तरंग की तरह। जब वो कण की तरह व्यवहार करता है तो इसमें कुछ खूबियां होती हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जब तरंग प्रकृति होती है तो व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, ये घटनाएं जो है तरंग प्रकृति में है, ये घटना
कर्ण प्रकट पर है। उसके अलावा परावर्तन अपवर्तन जो है दोनों के द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए अभी मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे भी हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं वो तरंग में हम पढ़ाएंगे। अभी ये जान लीजिए कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और ये कहाँ से पता चला? प्रकाश के ध्रुवण की घटना से। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी घटना ऐसी है जिससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो आपका उत्तर होगा, ऑप्शन में आप जाएंगे, ऑप्शन में ध्रुवण में टिक लगाएंगे। तो ध्रुवण वो घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आगे देखते हैं, दीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी, जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होगा, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ये नहीं कि बुझा हुआ, जलती हुई मोमबत्ती, ये दीप्त वस्तुओं में आती, जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। कोई भी चीज जला दो। अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं तभी दिखाई देंगी जब उन पर प्रकाश पड़ेगा, तब वो वस्तुएं दिखाई देती। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तभी हमें दिखाई देता है। पंखा, पेन, कागज इत्यादि। प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश पड़ता है उसी माध्यम में लौट आता है, जिस माध्यम से चलता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने मिरर में देखा होगा, आप अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश मिरर से, दर्पण से टकरा के वापस लौट आता है, वापस आपकी आंख पर आता है, तभी आपको अपना चेहरा नजर आता है। तो उसी तरीके किसी भी चीज में देखिए, थाली में देखिए, गिलास में, चम्मच में भी आप अपने आप को देखेंगे तो भी आपको चेहरा अपना नजर आएगा। तो वहां से भी प्रकाश जो है आपके, देखिए जैसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखते हैं तो अगर वस्तुओं में तभी दिखाई देगी जब हमें अपना चेहरा देखना है, मान लीजिए किसी भी चीज में, तो जिस भी वस्तु में अगर हम अपना चेहरा देखते हैं, उस वस्तु, मतलब अगर तुमने चम्मच में भी देखना चाहा तो चम्मच में आपके चेहरे से प्रकाश की किरणें चलेंगी और चम्मच से टकरा कर आपकी आंखों पर पड़ेंगी, तब आपका चेहरा आपको दिखाई देगा, तभी आपको चम्मच में आपका चेहरा दिखाई देगा। तो चम्मच भी एक प्रकार का एक चिकना पृष्ठ है, इसलिए वस्तु आपको चेहरा दिखाई देता, बट वहां बेहतर तरीके से नहीं दिखता। इसलिए हम लोग देखने के लिए किसका यूज करते हैं? दर्पण का। हम लोग अमूमन समतल दर्पण का यूज करते हैं। समतल दर्पण के जरिए हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं परावर्तन क्या होता है। देखिए ये समतल दर्पण लिया हुआ है, इस सतह को परावर्तक सतह, ये एक लाइन नहीं है, पूरा एक पृष्ठ है पूरा, जैसे ये पूरा, ये मेरा हाथ समझ लीजिए दर्पण है, और इस पे लाइट अगर आती है ऐसे यूं, तो इस प्रकार से लाइट आई, लाइट की एक किरण आती है और इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो जो किरण आएगी उसे कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो किरण टकरा के वापस चली जाएगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर अगर हम लंब डाल दें, इस बिंदु से होकर लंब खींचें तो इस लंब को अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु से होकर जाएगा और इस पृष्ठ के लंबवत होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होगा और आपतन बिंदु के लंबवत होगा, आपतन बिंदु से होकर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ये देखिए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण। तो ध्यान रखना है, आपतन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। बहुत से बच्चे ये वाले कोण को समझ बैठते हैं, तो ये गलत है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से डिनोट करेंगे। और परावर्तन के नियम अभी हम बताते हैं। परावर्तन के नियम में दूसरा नियम जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल I = एंगल R।
परावर्तन के नियम देखते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतित किरण ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। परावर्तित किरण ये यहाँ से यहाँ तक, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसका मतलब है ये आपतन बिंदु है और ये अभिलंब है। अभिलंब कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी गिर सकते हैं, यहाँ भी गिर सकते हैं, यहाँ इसे अभिलंब है, यहाँ इसे अभिलंब है, लेकिन हमें वहाँ अभिलंब लेना है जहाँ आपतन बिंदु है, जहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ रही है। इस पॉइंट पर पड़ रही है तो इसी पॉइंट पर अभिलंब खींचेगी। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये देखिए तीनों रे हमने बनाई है और तीनों रे जो है बोर्ड पर ही है। कोई ऐसा नहीं कि बोर्ड से ऐसे नहीं ले आ रही, यूँ जो नहीं, सारे बोर्ड के तल पे ही आ रही है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब समझते हैं। ये आपतन कोण है, अभी बताया था मैंने। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 30 होगी। 30 डिग्री के एंगल से अगर ये आएगी तो 30 डिग्री के एंगल से चली जाएगी। इसको आप घर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास दर्पण है और लेजर लाइट है तो आप दर्पण को रखिए और लेजर लाइट से लाइट डालिए तो देखेंगे लाइट जो टकरा के बाहर निकलेगी उसको आप देखेंगे तो उसी एंगल पर बाहर निकलेगी जिस एंगल से डालेंगे। इस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को यूपी पैटर्न में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर है कि यह समतल दर्पण दिया गया है, ये अभिलंब है। यहाँ पर ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है और ये एंगल पूछ दिया है। तो सभी लोग इसको कोशिश करें अपना लगाने का, वीडियो को पॉज करके देखें इसे और उसके बाद लगाएं। आपने अब तक लगा लिया होगा और यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से करना है। आप लोग मिलाइएगा। ये देखिए ये आपतित किरण है। कैसे पता चला? जो किरण दर्पण की ओर आएगी ये दर्पण पर टकराएगी, वो आपतित किरण है। जो किरण दर्पण से टकरा के वापस जाएगी वो परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। जिस बिंदु पर टकराएगी वो आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु अगर ये है तो इस पर एक अभिलंब ये है। तो आपको हमने बताया था जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो यहाँ आपतन कोण कितना दिया है? नहीं दिया है। सब लोग इसको आपतन कोण समझ लेते हैं, ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण क्या होता है? ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आपतन कोण होगा। तो ये कोण कितना होगा? देखिए ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ पर अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब हमेशा उस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा? 50 डिग्री भाई। 90 में 40 चला गया 50। अब ये 50 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण आई हमें पता चल गया, आई बराबर 50 डिग्री। तो अब हम लोग जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आई का मान कितना है? 50। तो आर की जगह हमने कितना दिया है? एक्स। तो एंगल एक्स डिग्री हमारा आ गया 50 डिग्री। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को कर लिया। जो एक्स है उसका मान आ गया 50 डिग्री। देखिए प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब के पहले डेफिनेशन देखिए। प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब हमेशा किसी वस्तु का होता है। वस्तु का, पूरी वस्तु का एक साथ प्रतिबिंब नहीं बनता। ध्यान रखना है आपको कि पूरी वस्तु के एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए इतनी बड़ी कोई वस्तु है, मार्कर है, तो इसके हर पॉइंट का प्रतिबिंब बनेगा और सारे प्रतिबिंब जब मिल जाएंगे तो पूरी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। तो एक बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी एक पॉइंट है वहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो फिर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ ध्यान देना है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, बिंदु वस्तु का मतलब यहाँ समझ लो कि वस्तु जो है बिंदु के आकार की है, बहुत छोटी, एकदम बिंदु पॉइंट। तो उससे चलने वाली प्रकार की किरणें दर्पण या लेंस, दर्पण से भी हो सकता है और लेंस से भी इमेज बनती है, दर्पण से भी इमेज बनती है। से परावर्तन, दर्पण से होगा तो परावर्तन होगा, लेंस से होगा तो अपवर्तन होगा, ध्यान रखना है। तो दर्पण से या लेंस से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यानी परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद जब वापस आई तो फिर जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरी बात यह है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो कभी कभी कुछ केसेस में हमें किरणें आती हुई प्रतीत होंगी और कुछ पे सही में मिलेंगी। तो देखते हैं कहाँ पर आती प्रतीत होती है, कहाँ पर
वास्तव में मिलती है। तो ये देखिए एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल ये अवतल दर्पण हमने लिया हुआ है और ये वस्तु है, ये वाला छोटी सी वस्तु एक बिंदु है, हम इस बिंदु का प्रतिबिंब इसमें देखना चाहते हैं। एक दर्पण आपने ले आए अवतल दर्पण, उसके सामने एक छोटा सा पॉइंट रख दिया, उस पॉइंट का हमें इमेज देखनी है। तो यहां से जो रे चलेंगी, मान लो एक रे ये चली, तो ये रे और दूसरी रे ये चली, तो ये रे दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे आ गई, तो दर्पण से, और ये वाली रे दर्पण से परावर्तन के बाद इसी रास्ते वापस आ गई। तो ये दोनों रे जहां मिली, यहां मिल गई, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। तो ओ बिंदु का प्रतिबिंब ये आई हो गया, यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से रे चली, पहली रे ये चली और यहाँ चली गई, दूसरी रे ये चलेगी और ये वापस इधर ही आ गई। तो ये दोनों रे नहीं मिलेंगी, ये टकरा। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें जरूरत होंगी, हमें कम से कम दो किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने की। तो पहली किरण ये थी, दूसरी किरण ये। तो पहली किरण ये है, ये टकरा के वापस आ गई, इधर चली गई, पार तो हो नहीं सकती, कोई दर्पण है, दर्पण में एक साइड में पालिश होती है, दूसरे साइड नहीं जा सकती। तो और दूसरी किरण ये है, ये उसी रास्ते वापस आ गई। तो ये दोनों, एक किरण ये परावर्तन के पश्चात आई, एक ये आ गई। अब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इधर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया, देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से हमने पीछे बढ़ाया, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से। तो ये दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये आई बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम जब यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये किरण, ये जो किरण है कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती प्रतीत होगी वही हमारी प्रतिबिंब है। यहाँ पर आई है प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, आई को प्रतिबिंब बोलेंगे, ओ है वस्तु, यहाँ पर भी यही है वस्तु और ये प्रतिबिंब है। एक और बात, ये यहाँ पे वास्तव में मिली है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये ध्यान रखना है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है वो भी वास्तविक। और ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के हो गए, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। नोट करिए इसे। प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज, आभासी को वर्चुअल इमेज। देखा था अभी चित्र बनाया था, तो लेफ्ट वाला जो डायग्राम था वहां पर रियल इमेज बनी थी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनी थी, मतलब इधर वास्तविक प्रतिबिंब, इधर वाला आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए इसके थोड़े गुण हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत खास बात है, पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, इसमें दो खास बातें। पहली खास बात, यह सदैव उल्टा होता है, तो ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, जब भी बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, कभी सीधा नहीं बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे आप नहीं देख सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को आप देख नहीं सकते। जब भी देखना है ना, वहां एक पर्दे की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे हम लोग मूवी हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पर पर्दे पे हम मूवी को देखते हैं, तो वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये दो गुण है इसके, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, दूसरा पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब के भी दो गुण देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, यह सदैव सीधा होगा, सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। इससे आप समझ गए होंगे, जब भी आप लोग अपना चेहरा अपने आप को घर में दर्पण में देखते हैं या नाई की दुकान में अपने आप को देखते हैं, तो देखते हैं कि आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, अपने आप को सीधा दिखाई देता है। तो सीधा दिखने इसका मतलब, वो जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कौन सा प्रतिबिंब हुआ, आभासी। और कौन से दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में। तो इससे आपको ये पता चल गया कि समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक इसमें और बात है
कि इसमें इसकी फोटो हम ले सकते हैं, इसकी फोटो ली जा सकती है, फोटो खींच सकते हैं। जैसे आप लोग दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में भी फोटो खींचोगे तो भी आपकी फोटो आ जाएगी। नोट कर लीजिए। दर्पण के प्रकार देखते हैं हम लोग। तो दर्पण दो प्रकार का है फिलहाल, एक समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, दूसरा गोली दर्पण। प्लेन मतलब एकदम सीधे सीधे, गोली मतलब थोड़ा गोल। तो गोली दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हमें तीन प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। समतल दर्पण में ध्यान रखना है पूरा पूरा सीधा होगा ये। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण देखो खोखला कांच का गोला अगर कोई ले ले, कांच का गोला अगर ले ले, कांच का एक गोला ले लिया गोल, कांच का ये हमने गोला लिया है, और अगर इस गोले को आधा से ज्यादा या आधा कट कर दें तो हमें इस प्रकार का शेप मिलेगा। और इसके अगर बाहर के साइड में पॉलिश कर दी जाए तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। बाहर के साइड में पॉलिश कर दी जाए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। और इसी गोले को अगर यहां से अगर हमने अंदर की ओर पॉलिश कर दिया तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में यही अंतर है। इसमें बाहरी भाग में यानी उठे हुए भाग में पॉलिश होगी, और इसमें जो अंदर वाला भाग होगा, जो भाग दबा होगा, उस भाग में पॉलिश होगी। ये पहचानने का तरीका है। जब भी बाहर के भाग में पॉलिश करोगे, जैसे मान लो गेंद ले ली हमने, तो गेंद में अगर देखो तो सपोज करो गेंद को जिस भाग को तुम छूते हो उस भाग को अगर पॉलिश कर दोगे तो वो उत्तल पृष्ठ होगा, और जहां पर अंदर की ओर अगर पॉलिश की जाएगी तो उत्तल होगा। ये कांच का एक गोला है, उसी को काट दिया जाता है तो ये दर्पण बना देते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। देखिए समतल दर्पण देखते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, ये हमारा प्लेन मिरर है। नॉर्मल हम लोग घर में जिस मिरर को यूज करते हैं वो समतल दर्पण है। इसमें हम लोग अपनी इमेज देखते हैं, तो जरा इसको इमेज हम दिखाते हैं एक बार बना के, ताकि आप लोग समझ जाएं किस प्रकार से इमेज बनती है। मान लीजिए इस पॉइंट की इमेज बनानी है हमें। इस पॉइंट को हमने दर्पण के सामने देखना है कि तो देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। तो इस पॉइंट से एक रे ले जाते हैं दर्पण की ओर जो लंबवत होगी, तो लंबवत किरण वापस आ जाएगी इसी मार्ग पर। एक दूसरी किरण लेंगे, दूसरी किरण जो इस बिंदु पर पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी। मान लीजिए इस दिशा में चलेगी, तो परावर्तित किरण को पीछे की ओर अगर बढ़ाएं और ये परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं तो यहाँ इमेज जाके इसके बन जाएगी। यानी वस्तु ओ हमें यहाँ पर नजर आती है। यानी जब भी हम किसी वस्तु को अगर दर्पण के सामने देखेंगे तो उसकी इमेज पीछे की ओर इसमें बनती हुई दिखाई देगी। तो ये हो गई। इस इमेज के बारे में बताना चाहेंगे कि ये आभासी इमेज है, यानी आभासी प्रतिबिंब है। तो इससे आपको ये समझ में बात आ गई कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। यह सदैव आभासी, और अभी हमने बताया था जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे भी होते हैं। तो आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्यान रखना है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखना। अगर वस्तु हमने मार्कर का प्रतिबिंब